खार्ग से ही ईरान कच्चे तेल का 90% निर्यात करता है। ट्रंप ने कहा कि हमने खार्ग के सैन्य ढांचे को ध्वस्त कर दिया। टापू से धुआं उठता हुआ देखा जा सकता है, लेकिन ईरान की फारस न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि हमले के 1 घंटे बाद ही वहां काम फिर से शुरू हो गया। B-2 बॉम्बर से खार्ग पर हमला हुआ और यह वीडियो हमले के बाद लौटते हुए उसी विमान का है। हो सकता है इस विमान को फिर से युद्ध क्षेत्र में लौटना पड़े, क्योंकि ईरान ने कहा है, ईरान की IRGC ने दावा किया है कि इस्राएल के उत्तरी कमांड के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया गया है। यह दावा ईरान का मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट की तैनाती के आदेश दिए हैं। 2500 नौसैनिकों और नाविकों की टुकड़ी के साथ यह भीमकाय जहाज जापान के ओकिनावा से मिडिल ईस्ट की तरफ आ रहा है। खार्ग पर हमले के बाद अमेरिका के युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ ने सेंट्रल कमांड की मांग पर इसकी तैनाती का आदेश दिया। 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के साथ एक एम्फीबियस रेडी ग्रुप को भी भेजा जा रहा है, जो पानी और जमीन दोनों पर कार्रवाई करने के लिए प्रशिक्षित होता है। इसलिए अब ईरान में जमीनी कार्रवाई की आशंका बढ़ने लगी है। अमेरिका क्या होर्मुज पर कंट्रोल पाने की लड़ाई लड़ेगा या समंदर के रास्ते से ईरान पर चढ़ाई करेगा? एक दलील यह भी है कि पहाड़ी इलाके में होने के कारण ईरान को यहां बढ़त मिल सकती है। हमेशा की तरह आज भी वीडियो पूरा देखिएगा, कई सारी घटनाओं को हमने जोड़ा है। मार्च और अप्रैल के महीने में ईरान, इस्राइल, फिलिस्तीन और खाड़ी के देशों के आसमानों पर लाखों की संख्या में प्रवासी पक्षी उड़ते हैं। ये प्रवासी पक्षी ईरान से इस्राइल जाते हैं अंडे देने, अफ्रीका से आते हुए सर्दी यहीं बिताते हैं और फिर इस्राइल से बहुत दूर उत्तर की ओर जाते। इनके कारण इस्राइल की वायुसेना को तकलीफ हो रही है। बड़े बड़े पक्षियों को ड्रोन समझ लेने के कारण इस्राइल की सेना में भगदड़ मच जा रही है। इनसे टकराकर बम से भरे विमानों के क्षतिग्रस्त हो जाने का खतरा है। कई बार ड्रोन को डिटेक्ट करने के चक्कर में पंछी भी रेडार में आ जाते हैं और लाखों की मिसाइलें पंछी को मारने में खर्च हो जा रही हैं। पंछियों के पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है वो अलग। हमने B-1, B-2, F-15E के नाम बहुत रट लिए, अब जरा इन पक्षियों के नाम भी याद कर लीजिए। कॉमन स्विफ्ट, लेसर केस्ट्रल, शॉर्ट टोड ईगल, स्टॉर्क, पेलिकन, ब्लैक काइट्स और इनके अलावा कई प्रकार की दूसरी प्रजातियां भी हैं। जिन विमानों से इंसान की जान सूख जा रही, उन विमानों की जान इन चिड़ियों को देखकर निकल जाती है। काश ये माइग्रेटरी बर्ड लफंदर हो चुके नेताओं को अपनी चोंच में दबाकर उड़ा ले जाते और किसी निर्जन टापू पर छोड़ आते। आसमान में इस कदर भर जाते कि एक भी बम वर्षक उड़ ना पाता, तो रवीश कुमार ऑफिशियल के दर्शकों को युद्ध का कवरेज देखते देखते कुछ तो करार आता। इस्राइल की मीडिया में इस चर्चा को देखकर लगा आपको भी बताने की जरूरत है। खलीज टाइम्स ने लिखा है कि 1991 के खाड़ी के युद्ध के कारण 20 से 30 हजार समुद्री पक्षी मारे गए। इन पक्षियों ने ना तो किसी के तेल के कुएं पर कब्जा किया, ना परमाणु बम बनाए थे। इस बीच उत्तर कोरिया से खबर आई है कि उसने सी ऑफ जापान में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। किसी को पता नहीं क्यों हमला हुआ, बस मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चल गई। किम जोंग लगता है यूपी और बिहार की शादियों में गोली चलाने वालों से आइडिया ले रहा है। उसे हिंदी के अखबारों से दूर रहना चाहिए। आप इस वीडियो को गंभीरता से देखिए। वैसे इस दुनिया में हंसने की जगह वाकई कम होती जा रही है। जिस दिन बमबारी का ऐलान किया उसी दिन काउबॉय टोपी पहनने की एक तस्वीर भी जारी करते हैं। अमेरिका में रोडियो चैंपियन ट्रंप से मिलने आए। अमेरिका की आजादी की 250 साल होने पर यह टोपी बनाई गई। इसका नाम रेसिस्टल 1776 है। ट्रंप दुनिया को टोपी पहना रहे हैं और खुद अच्छी वाली टोपी पहन रहे हैं। कौन कहता है ट्रंप ने बिना योजना के ईरान पर हमला कर दिया? उनकी यही तो प्लानिंग है कि ईरान पर बम गिरेगा और ये टोपी पहनकर डांस या मस्ती करते नजर आएंगे। It is open for transit should Iran not do that. Now, there's a reason why we chose as one of our primary objectives destroy the Navy. We understood the ability to interdict shipping is something Iran has done for 40 years. It's key terrain. They've used it as leverage. The world is seeing what they'll do to fight back in that context. जापान में अमेरिका और एशिया पैसिफिक देशों के प्रतिनिधियों की बैठक में अमेरिका के आंतरिक मामलों के सचिव ने कहा कि अमेरिका के पास
खुद के लिए पर्याप्त ऊर्जा है और अपने मित्र देशों की सहायता कर की मिसाइलों ने स्ट्रेट के दूसरी तरफ दुनिया के तेल की 15% सप्लाई को ट्रैप कर लिया है। यह 1970 के दशक में दुनिया को झेलनी पड़ी बाधा से लगभग 2 गुना है। ट्रंप को लगता होगा वो मार्केट को कंट्रोल कर युद्ध के नुकसान को साध लेंगे, लेकिन ये उनका ट्रेड वॉर नहीं। ट्रंप हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है इस समय खाड़ी के तेल बाजार पर ईरान का दबदबा है। वो इराक जैसे देश को अपने तेल के उत्पादन को पूरी तरह से बंद कर देने के लिए मजबूर करता है। पूरे इलाके में ईरान ने 30 करोड़ बैरल तेल और गैस की आवाजाही पर रोक लगा दी है। रोजाना इसमें 2 करोड़ बैरल और जुड़ जा रहे हैं। ईरान हुर्मुज के जरिए अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अभी इसे फारस की खाड़ी का अनाथ मोती कहते हैं। ईरान इसे फॉरबिडन आइलैंड कहता है, जहां किसी को जाने की अनुमति नहीं, पर्यटन के लिए बंद है। हमले की जानकारी देते हुए ट्रंप ने इसे ईरान का क्राउन जूल कहा, क्योंकि यहां से ईरान का 90% कच्चा तेल निर्यात होता है। 3 करोड़ बैरल कच्चे तेल को स्टोर किया जाता है और हर दिन 15 से 20 लाख बैरल कच्चे तेल का निर्यात होता है। युद्ध से पहले यहां से रोज 40 लाख बैरल तेल का निर्यात हो रहा था। साल में 95 करोड़ बैरल तेल यहां से निकलता है। जाहिर है ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है और इसलिए हमला करने के बाद ट्रंप ने बड़े बड़े दावे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस से प्रतिबंध हटाने की निंदा की है। जेलेंस्की ने कहा इस एक फैसले से रूस को युद्ध के लिए 10 अरब डॉलर पैसा मिल जाएगा। रूस इस पैसे से हथियार खरीदेगा और यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल। ईरान को लेकर अमेरिका और इस्राइल के अखबार यही लिख रहे हैं कि उसने इस बार छका दिया, चौंका दिया। इस्राइल के अखबार हारिस के पहले पन्ने पर विश्लेषण छपा है कि इस युद्ध से जितनी उम्मीद थी अभी तक हासिल नहीं हुई। तो क्या ट्रंप बेवजह गरज रहे हैं? इस हमले में अमेरिका को बढ़त दिखाने के लिए खार्ग पर बम गिराया गया। मूल बात है कि अगर अमेरिका के कंट्रोल में इतना सब है तो खाड़ी के देशों में स्थिति सामान्य क्यों नहीं? क्यों वहां से हजारों उड़ानें अभी तक बंद हैं? गजा पर जब इस्राइल ने बमबारी की तो दुनिया भर में लाखों लोग सड़कों पर उतरे, लगातार विरोध किया। हर देश में ईरान ने युद्ध की तबाही के संदेश को पहुंचा दिया, लेकिन युद्ध के खिलाफ विश्व का जनमत नजर नहीं आता। इस्राइल जहां चाहे वहां के नागरिकों को निकलने के आदेश देता है। ईरान के तब्रीज शहर के लोगों को फारसी में लिखा हुआ आदेश दे रहा है, चले जाइए। यहां तो इस्राइल बेरूत में पर्ची गिरा रहा है कि गजा याद है ना, लेबनान में इस्राइल जमीनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन उससे इनकार भी कर रहा है, बोल रहा है फेक न्यूज है। फिर लोगों से चले जाने को क्यों कह रहा? वहां पर अपने जवानों को क्यों भेज रहा? कहने को लेबनान में हिजबुल्लाह को अपनी सीमा से दूर करने के लिए बफर जोन बना रहा है, लेकिन उसकी कार्रवाई से दक्षिणी लेबनान में तबाही आ गई है। 8 लाख से अधिक लोग लेबनान में विस्थापित हैं। कोई सीरिया भाग रहा है तो कोई सड़कों पर सोने के लिए मजबूर है। 12 मार्च को फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने सीरिया और लेबनान के राष्ट्रपतियों से बात की, उनके सहयोग की तारीफ की। कहा हिजबुल्लाह ने लेबनान को इसराइल के युद्ध में घसीटकर बड़ी गलती की, उसे अपने हमले फौरन रोक देने चाहिए। इसराइल को अपनी तरफ से हर प्रकार की जमीनी कार्रवाई रोकनी चाहिए। इससे पहले भी मैक्रों कह चुके हैं कि हमें लेबनान के लिए कुछ करना होगा। लेबनान फ्रांस के नजदीक है, इसे फिर से युद्ध में धकेलने से रोकना होगा। मैक्रों ने प्रस्ताव दिया है कि वे लेबनान और इसराइल के बीच युद्ध विराम की बातचीत कराने के लिए तैयार हैं। पेरिस में ये बातचीत हो सकती है। हम इस वीडियो को बनाते हुए स्क्रिप्ट इस तरह से नहीं लिखना चाहते कि हर लाइन के बाद कहीं बम ही गिर रहा हो। हम चाहते हैं कि हर लाइन के बाद आप किसी बात पर ठहर कर सोचे भी। पिंक फ्लॉयड की एक एल्बम है विश यू वर हियर। इसे सुनते हुए हम यही सोच रहे थे, चारों तरफ जब प्रोपेगेंडा, झूठ से भरी खबरें हों, एआई के वीडियो हों, तरह तरह के विश्लेषण वाले लेख हों, तो आपको क्या बताएं क्या ना बताएं। हालात तेजी से बदल जाते हैं और अभी का लिखा अभी पुराना पड़ जाता है। इस बीच हम मोहम्मद रफी को भूल जाते हैं। रॉल्फ मैकटेल का लिखा और रॉजर विटेकर का गाया स्ट्रीट्स ऑफ लंदन सुनते हुए कहीं और भटक। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि अमेरिका के 5 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट पर हमला हुआ है। ये सभी सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर खड़े थे। 13 मार्च को खबर आई कि एक ही गिरा है। उस विमान पर सवार सभी 6 क्रू मेंबर मारे गए। उस हमले के बाद अमेरिका के जवानों की मौत की संख्या 13 हो गई है। खबर आई कि उसी के साथ एक और विमान क्षतिग्रस्त हुआ,
लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि 5 विमान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इन विमानों का इस्तेमाल हवा में दूसरे लड़ाकू विमानों में तेल भरने के लिए होता है। ट्रंप कितनी बार बोलते रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के कितने विमान गिर गए, लेकिन जब अमेरिका का विमान गिरा तो जानकारी छिपाई जा रही है। सऊदी अरब के बेस पर 5 जहाज पर हमला मामूली घटना नहीं। सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने जनवरी में कहा था ईरान के खिलाफ हमला करने के लिए अपने एयर स्पेस या जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देगा, लेकिन तब उसकी जमीन पर अमेरिका के जहाज क्या कर रहे थे? अमेरिका की सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताती कितना नुकसान का। $150 मिलियन का फायदा हो रहा है। अराकची ने लिखा है कि अमेरिका ने महीनों तक भारत को धमकाया कि रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन ईरान से 2 हफ्ते की लड़ाई के बाद ही व्हाइट हाउस अब भारत समेत पूरी दुनिया से भीख मांग रहा है कि रूस का क्रूड ऑयल खरीदो। यूरोप को लगा था ईरान पर अमेरिका के अवैध हमले को समर्थन देगा तो अमेरिका रूस के खिलाफ उसके साथ खड़ा होगा। इन सब की 8 जुलाई 2025 की खबर है, अल जजीरा की। ब्रिक्स ने गजा पर हमले की निंदा की है। ब्रिक्स के साझा घोषणा पत्र में यूक्रेन के हमले की निंदा की गई, मगर रूस का नाम नहीं लिया गया। ब्रिक्स की यह बैठक ब्राजील के रियो दी जेनेरो में हुई। उस समय ब्राजील ही ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा था, इस समय भारत है। सबसे बड़ी बात है, 1 साल पहले यही ब्रिक्स ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमले की निंदा करता है और इस समय हमले की निंदा भी नहीं कर पाया। तो यू गेट माई पॉइंट का यह लेख देखिए, लिखा है ईरान युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी चुप रहे। इसका कारण है डोनाल्ड ट्रंप का डर। प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से क्यों डरेंगे? और इसे लेकर इकोनॉमिस्ट जैसी पत्रिका क्यों लिख रही है? इस पत्रिका ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में एक लेख छापा था कि मोदी में एक अलग तरह का करिश्मा है, प्रतिबंध लगते हैं तो उनका काम और बेहतर हो जाता है। कल मैं पार्लियामेंट में मैंने मतलब एप्स्टीन शब्द बोला और स्पीकर साहब ने कहा नहीं 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 नहीं। मैंने कहा कि देखिए मामला एनर्जी सिक्योरिटी का है, मामला एनर्जी सिक्योरिटी का है। मामला यह है कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी गई है। आज अमेरिका कहेगा कि अगर हम रूस से गैस तेल खरीद सकते हैं, अमेरिका कहेगा अगर हम ईरान से, इराक से, किसी और से खरीद सकते हैं, मतलब एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। उसके बाद मैंने बोला क्यों हुई, और मैंने कहा ये जो हरदीपपुरी बैठा है, ये जिसको आपने ऑयल मिनिस्टर बनाया, ब्यूरोक्रेसी से उठा के ऑयल मिनिस्टर बना दिया, ये पहला कॉम्प्रोमाइज है। इसका तो नाम उधर एप्स्टीन फाइल में है, तो उसका दोस्त है। इसकी बेटी के कंपनी में जॉर्ज सोरोस का पैसा गया है। तो जैसे ही मैंने कॉम्प्रोमाइज शब्द का प्रयोग किया, स्पीकर कहते नहीं भैया नहीं, कॉम्प्रोमाइज सब नहीं बोल सकते। अभी आप देखना क्या होने वाला है यहां पे। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद हुआ है, अभी आप देखना हिंदुस्तान में क्या होने वाला है। अभी तो शुरुआत हुई है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी अमेरिका को दे दी। क्योंकि नरेंद्र मोदी एप्स्टीन के कारण, अदानी के कारण, अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के कारण कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं। नरेंद्र सरेंडर हो गया है। अमेरिका में पेट्रोल करीब $1 महंगा हो गया। भारत में कमर्शियल गैस नहीं मिलने के कारण हॉस्टल और कैंटीन में खाना कम मिल रहा है। यह दिल्ली का मशहूर सीताराम दीवानचंद छोले भटूरे का आउटलेट है। नोटिस चिपका है सिलेंडर नहीं तो दुकान बंद। कोरोना के लॉकडाउन की दहशत महसूस की जा सकती है। दुनिया भर में मशहूर यह आउटलेट क्यों बंद है, सरकार को पता करना चाहिए। इनका विदेश नीति से कोई संबंध नहीं, लेकिन आज यहां छोले भटूरे बंद है। रॉयटर्स में रिपोर्ट छपी है कि खाड़ी के देशों के अमीर अपनी संपत्तियों को खाड़ी से निकालकर स्विट्जरलैंड ले जाने की कोशिश में हैं। रॉयटर्स ने बैंकर्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात कर यह रिपोर्ट लिखी है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी स्विट्जरलैंड में रूस के फ्रीज किए हुए खातों में आय बढ़ती रही। इसलिए युद्ध कहीं भी हो, अमीरों का कारोबार चलता रहता है। जान जाती है आम आदमी की, घर भी उसी का ध्वस्त होता है।